केरल की कम्युनिस्ट सरकार को और उसके मुख्यमंत्री को चेतावनी देने आया हूं। What the heck? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वक्फ संशोधन बिल को संसद की संयुक्त संसदीय समिति में भेज दिया गया। यूपीए 2 के दौर में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के.आर. रहमान खान ने एक बिल पेश किया था, एविक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। यह बिल पेश हुआ मगर पास नहीं हो सका। वक्फ बोर्ड बिल पर अमित शाह ने क्या चेतावनी दी है वो आज हम सुन लेते हैं। देखिए, रवीश कुमार जी नाराज हैं, असदुद्दीन ओवैसी जी ने किया ऐतराज है, अखिलेश यादव जी भी हैं खफा, पूरा विपक्ष इस बिल की मुखालिफत में खड़ा है। फिर भी हमारे सत्ताधारी चाहते हैं कि हड़प लें वो वक्फ की पावन जमीन को। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहब जो नबी पाक हैं, पैगंबर हैं, उन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट किया था। एक इंसान अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको वक्फ के हवाले कर सके, सामाजिक कार्य के हवाले कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छा कमाते हैं और आप बुजुर्ग हो गए हैं, आपके पास प्रॉपर्टी भी है जो आप दान कर सकते हैं, तो आप वक्फ को अगर दान कर देंगे तो उस पर यतीम खाना यानी कि अनाथालय खुल जाएगा, या फिर मदरसा खुल जाएगा, या मस्जिद का निर्माण हो जाएगा। और संविधान के हिसाब से ये बिल्कुल करेक्ट है। तो जो लोग इस हक को छीन रहे हैं ना मुसलमानों से, वो संविधान को तार तार किए दे रहे हैं। खैर, मोटा भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ सामने आते हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर वक्फ की जमीनों को सेफ गार्ड तो वो किसी कीमत पे नहीं करने वाले, क्योंकि उन्हें क्या है, देश के अंदर एक नया दंगा भड़काने का मौका मिल रहा है, हजारों करोड़ों की जमीन हड़पने का मौका मिल रहा है। अरे काहे का संशोधन है, ये तो भ्रष्टाचार है भाई। खैर, मोटा भाई ने जो चेतावनी दी है ना, जो चुनौती दी है, उसे सुन लेते हैं रवीश कुमार जी के जरिए। वही हमको वो ऑथेंटिक वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं, तो उनको पहले शुक्र अदा कर देते हैं। और आपकी क्या राय है इस उभरते मुद्दे पर, कमेंट सेक्शन में जरूर से साझा करिए। इसके हिसाब से वक्फ की जायदादों को पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित किया जाए, जिसे बिना नोटिस के ही खाली कराई जा सके। इस मामले में अंतिम फैसला आया या नहीं, इस केस की लेटेस्ट जानकारी हमारे पास नहीं है। आंध्र प्रदेश में ही चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने शमशाबाद में वक्फ की 1100 एकड़ जमीन एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दी, नए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए। रहमान ने लिखा है कि बिना वक्फ बोर्ड की अनुमति के ही जमीन दे दी गई, वक्फ बोर्ड को उचित मुआवजा भी नहीं मिला। वो पिछली सरकार की बात कर रहे हैं, इस सरकार की नहीं। ऐसे अनेक उदाहरण कई राज्यों से दिए जा सकते हैं। जब ये हाल होगा तब कोई भी वक्फ बोर्ड अपनी जमीन से पैसा कैसे कमाए। इसलिए वक्फ बोर्ड की आमदनी की चिंता सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मगर संदेह भी होता है। इसका मतलब यह कतई नहीं कि वक्फ बोर्ड में सब ठीक चल रहा है, वहां भी राजनीति है, घपले हैं, घोटाले हैं। लेकिन इस वक्त जब राजनीति बहुत बारीक तरीके से जमीन के पीछे पीछे चल रही है, कहां कहां जमीन है, इन जमीनों को किस किस को दिया जा सकता है, चहेते लोगों के हाथ में सरकारी जमीनें थमाई जा रही हैं, आप इनकार नहीं कर सकते कि वक्फ की जमीन पर दूसरी तरह से नजर नहीं लगाई जा रही हो। इसलिए यह बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि नए संशोधन में यह प्रावधान है कि जिस सरकारी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया गया है, इस एक्ट के बाद उसे वक्फ नहीं माना जाएगा। लेकिन वक्फ की जिस जमीन पर सरकार ने कब्जा कर लिया है, उसका क्या होगा। स्क्रॉल की एक रिपोर्ट है, यह न्यूज वेबसाइट है, और वहां से मैं उदाहरण देना चाहता हूं। दिल्ली में 123 संपत्तियों पर केंद्र सरकार के साथ वक्फ की संपत्ति को लेकर वक्फ बोर्ड का विवाद। तो उन संपत्तियों का क्या होगा, क्या केंद्र सरकार खुद से लौटा देगी। इस पर आप स्क्रॉल की रिपोर्ट देखिए। आयुष तिवारी और जफर आफाक की इस रिपोर्ट में लिखा है कि संशोधन विधेयक में जिला कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से वक्फ बोर्ड पर सरकार का अधिकार बढ़ाने का प्रस्ताव है। उदाहरण के लिए, कलेक्टर को सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच किसी भी विवाद में रेफरी की भूमिका दी गई है। अगर सरकार को संदेह है कि फला फला वक्फ संपत्ति सरकार की है, तो जिला कलेक्टर मामले की जांच करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा।
सच्चर रिपोर्ट में तो यह बात लिखी है कि सरकारों ने भी अतिक्रमण किया है, अधिग्रहण किया है, कब्जा किया है, लेकिन यहां बताया जा रहा है कि वक्फ ने सरकारी जमीन को वक्फ घोषित कर दिया। ऐसे कितने उदाहरण होंगे? क्या इतने हैं कि इस आधार पर एक्ट लाया जा रहा है? रिजिजू अपने हिसाब से उदाहरण चुनकर लाए थे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से, लेकिन वक्फ की जमीन पर जिस तरह के कब्जे हुए हैं सरकारी, उसका भी ब्यौरा उन्हें देना चाहिए, बताना चाहिए कि सरकार कैसे अपना दावा छोड़ने जा रही है। Empowering collector to determine title. You are violating principal rights of justice that one may not be a judge in their own cause. Section 61. If DOM says to Matavalli, make this masjid as a government property, if does not listens, punishable offense. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? अगर सरकार वाकई वक्फ की जमीन को लेकर चिंतित है, उसका प्रबंधन बेहतर करना चाहती है, तो उसे सबसे पहले अपनी तरफ से अतिक्रमण, अधिग्रहण या कब्जा छोड़ देना होगा। आदर्श उदाहरण पेश करना चाहिए। एक सवाल उठ रहा है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। कहा जा रहा है कि यह मामला धार्मिक है और इसका संबंध मुसलमानों की संपत्ति से है, इसलिए इसका प्रबंधन मुसलमानों को करना चाहिए। ट्रिब्यूनल का प्रावधान है, लेकिन मंत्री कहते हैं इसके फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी। अभी भी दी जाती है, जैसा कि हमने उदाहरण बताया, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। हम ट्राइब्यूनल को खत्म नहीं कर रहे हैं। पहले ट्राइब्यूनल में 3 मेंबर होते थे, अब हम प्रावधान रख रहे हैं कि इसमें एक जुडिशियल और एक टेक्निकल मेंबर होगा। और अगर वो समझ में नहीं आया, मैं अभी सर उसमें हमने ये कहा है कि जो टेक्निकल मेंबर है, अगर वो एब्सेंट होता है तो एक जुडिशियल, सर इनको मालूम नहीं है इस देश में जितना भी ट्राइब्यूनल बनाते हैं, कमीशन बनाते हैं, वो रिटायर्ड जज ही बनाया जाता है। जितना ट्राइब्यूनल में उसमें टेक्निकल मेंबर जो होते हैं वो अधिकारी को बनाया जाता है, लेकिन जो जुडिशियल मेंबर होता है वो रिटायर्ड जज ही होते हैं। इतना तो समझना चाहिए, 5 बार एमपी हो चुके हैं। सर हम लोग 7 साल आए लोकसभा में, इतना तो जानना चाहिए। हम लोग एक समय चुन के आए, एक समय हम लोग एक साथ में आए थे, अभी तो इसको ये मालूम नहीं। ट्रिब्यूनल और कलेक्टर को शामिल करने को लेकर कई विपक्षी सांसदों ने सवाल उठाए हैं। सरकार क्यों चाहती है कि ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम ना हो? यह ठीक है कि ट्रिब्यूनल को फैसला तय समय के भीतर देना चाहिए, लेकिन बताइए, जब सरकार कोर्ट के सामने यह नहीं बता सकती है कि उसकी एजेंसी किसी मामले में, जैसे मनीष सिसोदिया के मामले में, ट्रायल कब शुरू करेगी और ये ट्रायल कब खत्म होगा, तो ट्रिब्यूनल से उम्मीद किया जा रहा है कि 90 दिनों में फैसला देना होगा। और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। साथ मैं आप माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं कि आर्टिकल धारा 9 के तहत ये जो CWC संरचना में बदलाव किया गया है, मैं मान्यवर बताना चाहता हूं कि बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता, तो वक्फ बोर्ड के अंदर यह शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है? महिलाओं को सदस्य बनाने की बात पर अब आते हैं। क्या अभी के कानून के हिसाब से महिलाएं सदस्य नहीं बनाई जा सकती हैं? जानकार कहते हैं मौजूदा कानून के हिसाब से भी महिलाएं शामिल हो सकती हैं। महिलाएं धार्मिक ट्रस्ट या बोर्ड में होनी भी चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रतिनिधित्व का नाम लेकर इस बिल के पीछे के मकसद को ढका जा रहा है। इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है
उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। अगर बीजेपी के लिए अन्य समाजों के प्रतिनिधित्व का सवाल बड़ा है तो उसे इसकी गिनती करनी चाहिए कि विधायिका से लेकर नगर पालिका में मुसलमानों की विभिन्न जातियों का कितना प्रतिनिधित्व है। मुस्लिम महिलाओं की भी गिनती कर लेनी चाहिए। बीजेपी ने खुद महिला आरक्षण में दलित पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया, लेकिन वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रही है। उसे बता बताकर प्रगतिशील दिखना चाहती है। उसे तुरंत बीजेपी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में महिलाओं को भी सदस्य बनाकर सुंदर उदाहरण पेश करना चाहिए। यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आप ठीक से समझ सकें कि जब सबरीमला में महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा उठा, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी, तब बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया। इसी आधार पर किया कि परंपरा और आस्था का सवाल है, जो चला आ रहा है वो नहीं बदलेगा। अभी हम सही गलत की बात नहीं कर रहे, बस इतना उल्लेख कर रहे हैं कि उस वक्त अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी एक तरह से इशारों में चुनौती दी थी। केरला में 2018 की एक रैली में अमित शाह ने कहा, मैं केरल की कम्युनिस्ट सरकार को और मुख्यमंत्री को चेतावनी देने आया हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के नाम से भगवान अयप्पा के भक्तों पर दमन ना करें। मैं कई ऐसे जजमेंट कोट कर सकता हूं जिसका अमल ही नहीं हुआ। मित्रों, मैं केरल की कम्युनिस्ट सरकार को और उसके मुख्यमंत्री को चेतावनी देने आया हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के नाम से भगवान अयप्पा के भक्तों पर दमन न करे। मैं कई ऐसे जजमेंट कोट कर सकता हूं जिसका अमल ही नहीं हो पाया। जलीकट्टू का जजमेंट जिसका अमल नहीं हो पाया, मस्जिदों पर अजान माइक से न बजाने का जजमेंट जिसका अमल नहीं हो पाया, दही हांडी में हाइट रिस्ट्रिक्ट करने का जजमेंट जिसका अमल नहीं हो पाया, बनारस के अंदर शिया सुन्नी कब्रिस्तान का विवाद जिसका अमल नहीं हो पाया, भगवान पद्मनाभ स्वामी के 7वें भंडार को खोलने का जजमेंट जिसका अमल नहीं हो पाया। केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की आड़ में भगवान अयप्पा के भक्तों पर अत्याचार बंद करें। धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का मामला बड़ा हो रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर तरह तरह से आरोप लग रहे हैं कि यह धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में हस्तक्षेप है। सरकार इससे इनकार करती है, लेकिन क्या वक्फ बोर्ड की तरह सरकार मंदिर ट्रस्ट में गैर हिंदू यानी मुसलमान को सदस्य बनाए जाने के फैसले पर कभी भी राजी हो सकती है? 13 अप्रैल 2024 की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देख रहा था। लिखा है, वाराणसी पुलिस ने ट्रायल बेसिस पर काशी विश्वनाथ मंदिर के सभी द्वारों पर तैनात पुलिस कर्मियों को अपनी खाकी वर्दी की जगह धोती कुर्ता और माथे पर तिलक लगाने के निर्देश दिए। वाराणसी पुलिस के अनुसार इस ट्रायल का उद्देश्य मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को और अधिक वेलकमिंग वातावरण देना है। यह तस्वीरें उन अफसरों की हैं जो काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के हैं। हमने ट्रस्ट की वेबसाइट से ली है। 15 सदस्य हैं, जिनमें 2 IAS अधिकारी हैं और 1 PCS। कौशल राज शर्मा वाराणसी मंडल के आयुक्त हैं। S राजलिंगम जिलाधिकारी वाराणसी हैं और विश्वभूषण PCS हैं, मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास वाराणसी के। सब हिंदू हैं और नाम से ज्यादातर एक ही जाति के लगते हैं। हर एक सदस्य का हिंदू होना आवश्यक है। अक्सर मांग होती है कि एक ही जाति के सदस्य क्यों होते हैं, इनमें पिछड़ी और अनुसूचित जाति के भी होने चाहिए। जब यही करना संभव नहीं हो पा रहा है या बड़ा काम हो जा रहा है, इन्हीं उदाहरणों को देखकर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को डालने का विरोध किया जा रहा है। कोई कानून ऐसा नहीं होता जिसमें 2-4 अच्छी बातें नहीं होती। हर कानून में होती हैं, इसमें भी होंगी और हैं। जो भी है वो सच्चर कमेटी ने पहले भी सुझाई है। सच्चर कमेटी का ही सुझाव था कि सरकार कुछ वक्फ जमीनों को कमर्शियल रूप से विकसित करे जिससे उसे आमदनी हो। मनमोहन सिंह सरकार ने इस सुझाव को मानते हुए जनवरी 2014 में NAWADCO नवाडको यानी नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का उद्घाटन किया, गठन किया। 500 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी दी गई।
इस कंपनी का उद्देश्य था स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसी सुविधाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में सहायता करना। अंत में इसका क्या हुआ, मुझे इसके बारे में नई जानकारी नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को बताना चाहिए कि उनकी सरकार के 10 साल में इस दिशा में नाबार्ड के मामले में क्या प्रगति हुई है। यह मामला बहुत व्यापक है और मेरी जानकारी और समझ सीमित है। अगले किसी वीडियो में बाकी कमी पूरी कर दी जाएगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नमस्ते एंड थैंक यू सो मच हमको इतनी सारी ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। रवीश कुमार जी की हर बात पर हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें कहीं पे भी कंफ्यूजन होता है ना तो वो आगे से कन्फेस कर लेते हैं। ये बातें करते हैं अल्पसंख्यकों के उत्थान की, महिलाओं के उत्थान की, पर इसके पीछे इंटेंशन कुछ और ही होता है। जो प्रॉपर्टीज मुस्लिम्स को बिलोंग करती है उसमें हिंदुओं को इन्वॉल्व करने की जगह है। अगर वाकई में सरकार कोई पॉजिटिव चेंज क्रिएट करना चाहती ना, तो उन जमीनों पर लाखों की तादाद में जो बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं ना, भूखे पेट, जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, उनको एजुकेशन देने का काम करती, धार्मिक कार्य करती। यही है असली धार्मिक कार्य। भूखे का पेट भर देना, उसकी पीड़ा को कम कर देना और तालीम से उसे नवाज देना। इट एक्चुअली इज वेरी शेमफुल। सबसे ज्यादा तो सरकार ने ही हड़प रखी है वक्फ की जमीनें, तो गवर्नमेंट जनता को सुपुर्द करे वक्फ की जमीन और वहां पर हो सामाजिक कार्य। मोटा भाई ने वही बातें करी जो उनसे एक्सपेक्ट करी जाती हैं। नया कुछ भी नहीं था। चलिए, ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा और सच का समर्थन करते रहिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।